नमस्कार दोस्तों व प्यारे बच्चों, आर्ट्स हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आर्ट्स हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जिस अध्याय को समझने जा रहे हैं वह लगभग सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए सहायक है। साथ ही उनके लिए भी मददगार सिद्ध होगा जो विभिन्न तरह की लेखन परीक्षाओं या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आज की हमारे अध्याय का नाम है वर्ण विचार। इसके अंतर्गत हम वर्ण की परिभाषा, वर्णों के प्रकार, वर्णों का उच्चारण स्थान, मात्राएं एवं कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों की जानकारी हासिल करेंगे। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाइए, आर्ट्स हिंदी क्लास टाइप कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाइए। साथ ही वीडियो देखिए व लाइक, कमेंट एवं शेयर कीजिए। बच्चों, वीडियो देखने से पहले एक बात और मैं कहना चाहूँगा। यदि कि जो वीडियो आपने पहले देखी थी जिसमें हमने भाषा, लिपि और व्याकरण से संबंधित जानकारियाँ हासिल की थी, समझने का प्रयास किया था, उस अध्याय से संबंधित हमने वीडियो के अंत में कुछ प्रश्न पूछे थे। उनके उत्तर आज इस वीडियो के अंत में बताए जाएंगे, इसलिए इसको अंत तक आप अवश्य देखें। साथ ही आज जो हम वर्ण विचार नामक अध्याय कर रहे हैं, इससे संबंधित हम प्रश्न पूछेंगे जिनके उत्तर हम अपनी अगली आने वाली वीडियो जो कि शब्द विचार से संबंधित होगी उसके अंत में बताएंगे। वर्ण विचार। वर्ण वह ध्वनि है जिसके और टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते, उन्हें वर्ण कहते हैं। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं, जैसे ए, ई, कै, ख, च, च इत्यादि, ये वर्ण हैं। अब इसी से संबंधित एक बात और पूछी जाती है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं। तो यहाँ हम वर्ण और वर्णमाला को जानते हैं। इसके बाद हमारे जो आगे इसका शीर्षक आता है वह है कि वर्ण के भेद। वर्ण के कितने भेद हैं, तो हम कहते हैं कि वर्णों के मुख्यतः 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। अब बात आती है सबसे पहले स्वर किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों को बोलने के लिए अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में हवा हमारे मुख से बिना किसी रुकावट के निकलती है। हिंदी में 11 स्वर हैं, ए, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ये हमारे 11 स्वर हैं। तो स्वरों के बारे में हमने क्या पढ़ा कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में हमारे मुख से हवा बिना रुकावट के बाहर आती है उन्हें हम स्वर कहते हैं, और ये 11 हैं। इसके बाद आती है व्यंजनों की। व्यंजन किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन में उच्चारण में ए की सहायता लेनी पड़ती है। कहने का अभिप्राय यह है कि जब हम उच्चारण करते हैं व्यंजन का, तो व्यंजन का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता ली जाती है, अन्यथा वो स्वर अधूरे रह जाते हैं, आधे रहते हैं। और यहाँ हमने आगे स्वरों को बताया है और साथ में उनका वर्गीकरण भी करने का प्रयास किया है। सबसे पहले हम देखेंगे कै, ख, ग, घ, ञ, ये कै वर्ग कहलाता है। और इसी तरह से च, छ, ज, झ, ये च वर्ग कहलाता है। ट, ठ, ड, ढ, ये ट वर्ग कहलाता है। इसके साथ में ड और ढ ये 2 आगत स्वर हैं। त, थ, द, ध, न ये त वर्ग कहलाता है। प, फ, ब, भ, म ये जो है ये प वर्ग कहलाता है। और ये सारे के सारे 5 वर्ग हैं। उसके बाद में य, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन हैं। श, श, श है ये ऊष्म व्यंजन है।
अक्षय त्रय जय ये संयुक्त व्यंजन हैं, क्योंकि इनमें दो व्यंजनों का मिश्रण हुआ है, मेल हुआ है, इस कारण से ये संयुक्त व्यंजन हैं। जय फ अ ये आगत व्यंजन है, ये दूसरी भाषाओं से लिए हुए व्यंजन हैं। इस प्रकार हम व्यंजनों को विभिन्न वर्गों में बांटते हैं। मुख्यतः हम 5 वर्ग लेके चलते हैं, सॉरी। कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग, ये होते हैं स्पर्श व्यंजन। उसके बाद में य र ल व ये अंतस्थ व्यंजन, श श श है ये ऊष्म व्यंजन। ये मुख्य रूप से 3 हम व्यंजनों के भेद आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं स्वर के भेद। स्वर के मुख्य रूप से यहाँ पर उच्चारण के समय उच्चारण करते समय जो समय लगता है, उसके आधार पर स्वरों के 3 भेद हैं: हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर में हर्ष का अर्थ है छोटा तथा लघु। जिस उच्चारण के स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, हम उसे हर्ष स्वर कहते हैं। ये कुल 4 हैं: ए, ई, उ, री। हर स्वर में बहुत कम समय लगता है और इसी कारण इनको हर्ष कहा गया है। और ये 4 हैं: ए, ई, उ और री। इसके बाद आते हैं हमारे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का अर्थ है बड़ा, और इसमें हम जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगाते हैं, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये कुल 7 हैं: आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 7 स्वर जो हैं वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इन स्वरों में हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है। इसके बाद हमारा जो तीसरा भेद है वो है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में उच्चारण के समय सबसे अधिक समय लगता है। इसका प्रयोग केवल संस्कृत में किया जाता है। जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं तो उसमें ई प्लुत का चिह्न करता है, ओम। आप जब उच्चारण करते हैं तो ये हर्ष स्वरों से लगभग 3 गुना समय लेते हैं। इस प्रकार हम स्वरों को 3 भेदों में बांट सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा व्यंजनों का भेद, कि व्यंजनों के कितने भेद हैं। तो व्यंजन के मुख्य रूप से हम 3 भेद मान के चलते हैं यहाँ पे, कि व्यंजन के 3 भेद हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इनके बारे में बताया था। तो स्पर्श व्यंजन क्या है? स्पर्श यानी छूना, स्पर्श करना। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय श्वास वायु और जिह्वा मुख के भागों को स्पर्श करती है, ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कैसे मैं तक 25 स्पर्श व्यंजन हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो श्वास वायु है और जिह्वा है वो मुख के किसी न किसी अंग को स्पर्श करती है, और जब किसी अंग को स्पर्श करती है तो वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ मुख्य रूप से कैसे मैं तक जो हमारे 5 वर्ग हैं ये स्पर्श व्यंजनों में आते हैं। इसके बाद हम बताएंगे कि जो हमने 5 वर्ग बनाए थे, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग, उनका उच्चारण स्थान। जैसे कै वर्ग का उच्चारण स्थल कंठ है। कै ख ग घ ङ इनका जो उच्चारण है वो कंठ से होता है, इसलिए इनको कंठ स्वर कहते हैं। उसके बाद में चै वर्ग का जो उच्चारण है वो तालु से होता है, इसलिए इनको तालव्य कहते हैं। टै वर्ग का उच्चारण स्थान जो है वो मूर्धा है, इसलिए इनको मूर्धन्य कहते हैं। तै वर्ग का उच्चारण स्थान दांत है, इसलिए इनको दंत्य कहते हैं। और पै वर्ग का उच्चारण स्थान होठ है, इसलिए इनको ओष्ठ्य कहते हैं। साथियों, उच्चारण स्थान का हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बहुत ही विस्तार से बताएंगे कि किस वर्ग का कौन सा वर्ण है या कौन सा व्यंजन है जिसका उच्चारण स्थान हमारे मुख के किस अंग को छूकर या किस तरह से उसका उच्चारण स्थान हो रहा है, उसको विस्तार पूर्वक हम इसमें समझाएंगे। इसके बाद हमारा जो व्यंजन का दूसरा भेद है वो है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में हम देखते हैं कि अंतस्थ का अर्थ है मध्य या बीच में स्थित।
इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य का सा होता है। उच्चारण के समय जिह्वा मुख के किसी भाव को स्पर्श नहीं करती है। ये चार हैं य रै लै वै। जो य रै लै वै हैं इनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, और जब इनका उच्चारण किया जाता है तो जिह्वा मुंह के बीच में ही रह जाती है, वो कहीं किधर ही स्पर्श नहीं करती है। उसके बाद हमारा व्यंजनों में तीसरा जो भेद है वो है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ होता है ऊष्मा या गर्म। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़ खाकर ऊष्मा पैदा करती है, यानी उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलती है। ये चार हैं श श श है। ऊष्मा जब निकलती है तो उच्चारण के समय जिन व्यंजनों का हम उच्चारण करते हैं और हमें आभास होता है कि इनके उच्चारण से हमारे मुंह में ज़्यादा घर्षण हो रहा है और ऊष्मा निकल रही है, गर्म वाष्प हवा सांसें निकल रही है, श्वास निकल रही हैं जो, तो वहाँ हम इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और ये चार हैं श श स और है। इसके बाद हम व्यंजनों का स्वरों और व्यंजनों का उच्चारण है वो हम स्वर तंत्री के कंपन के आधार पर कर रहे हैं। तो यहाँ हम बताना चाहेंगे कि स्वर व्यंजनों में कंपन के आधार पर वर्णों के भेद। गले में स्वर यंत्र होता है, उच्चारण के समय इनमें कंपन होता है। इसके आधार पर वर्णों को निम्नलिखित दो भेद होते हैं, सघोष वर्ण और अघोष वर्ण। जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे गले में जो स्वर यंत्र होता है उसमें कंपन उत्पन्न होता है, और उसी कंपन के आधार पर हम इनको दो भेदों में बांटते हैं, एक सघोष वर्ण और दूसरे अघोष वर्ण। सघोष वर्ण में हम बता सकते हैं कि सघोष वर्ण में जब वायु जिस वर्ण के उच्चारण में हवा स्वर यंत्रियों से टकराकर बाहर निकलती है और घर्षण पैदा होता है उसे सघोष वर्ण कहते हैं। इस वर्ग में जो है जो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन आता है, साथ में डैड है और ये रै लै वै है। ये 22 व्यंजन इसमें शामिल हैं। उसके बाद अघोष वर्ण, जिन वर्ण के उच्चारण में स्वर यंत्रिका में कंपन नहीं होता है उसे अघोष वर्ण कहते हैं। इसमें कंपन नहीं होता है इसलिए इन व्यंजनों को हम अघोष कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रिका में किसी प्रकार के कोई कंपन उत्पन्न नहीं होता है उसे अघोष वर्ण कहते हैं। ये प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और श श स वर्ण हैं। ये मात्रा में 13 हैं। इस तरह से हम सघोष और अघोष का वर्णन कर सकते हैं। उसके बाद हम बता सकते हैं उच्चारण के आधार पर भेद। उच्चारण में लगने वाले प्रयत्न की दृष्टि से व्यंजनों के भेद। उच्चारण के समय सांस अथवा वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों को निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन, अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, छोटा, कम। अल्प या थोड़ा और प्राण मतलब वायु। जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम से कम वायु की आवश्यकता होती है वे अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। इसमें सभी वर्ण, सभी स्वर आ जाते हैं और स्वरों के साथ साथ हमारे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन आता है। साथ में अंतस्थ व्यंजन य रै लै वै शामिल हैं। उसके बाद आता है हमारा अगला महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन में क्या होता है? महाप्राण व्यंजन में जहाँ जिन व्यंजन के उच्चारण में समय और वायु अधिक मात्रा में व्यय होती है वे महाप्राण व्यंजन होते हैं। व्यय होने का मतलब कि समय भी ज़्यादा लगे और उन व्यंजनों के उच्चारण करते समय हवा भी ज़्यादा मात्रा में लगे, अर्थात उस व्यंजनों को बोलने में हल्का सा दबाव लगे, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। ये प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन होता है। साथ में श श स और है इनमें शामिल है। इसके बाद हम बात करेंगे मात्राओं की। मात्राएं हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं। मात्रा ज्ञान के बिना बहुत से बच्चे हर्ष की जगह दीर्घ और दीर्घ की जगह हर्ष मात्रा को लगा देते हैं, जिससे शब्दों में
अशुद्धता आ जाती है, उनके जो शुद्ध रूप है उसको विकृत कर देते हैं और उस विकृति के कारण, वर्तनी त्रुटि के कारण उन बच्चों के अंक कट जाते हैं। तो यहाँ मात्राओं को भी हम एक बार मोटे तौर से समझने का प्रयास करेंगे। स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह मात्राएं कहलाती हैं। ऐसे एक स्वर के अतिरिक्त सभी स्वरों के मात्रा चिन्ह होते हैं। एक ए स्वर ऐसा है जिसकी का मात्रा चिन्ह नहीं है, बाकी सभी का मात्रा चिन्ह होता है। जैसे हम छोटे बच्चों को भी पढ़ाते समय देखते हैं कि उनके कायदे में मात्राएं दी गई होती हैं। आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये मात्राएं हैं। तो उन्हीं मात्राओं को लगाकर यहाँ पर कुछ शब्द बनाने का प्रयास किया गया है। जैसे कै की मात्रा नहीं होती, फिर भी हम कै में ए, क्योंकि कै व्यंजन जो है वो स्वर के बिना नहीं बोले जाते, इसलिए कै में ए जोड़ा तो कै बन गया। जैसे कमल, कर, ठीक है, अमरूद, मूल रूप से अगरबत्ती, इस तरह से। उसके बाद में आ की मात्रा हम लगा के कै में आ जोड़ते हैं तो का बन गया। जैसे काला, कपड़ा, ऐसे आम को हम लेंगे तो आम, आग। ऐसे ही ई की मात्रा जो है उसमें मिलाई तो, जैसे मैं में ई की मात्रा मिलाई तो मी बन गया, मी, मिठाई, मिठास, मित्र, मिलान। इस तरह से हम मात्राओं को देखते हैं और उनसे हम शब्द बनाते हैं। मात्राओं का प्रयोग करके हम उचित शब्दों को बनाते हैं। साथ ही यहाँ पर बस एक बात विशेष रूप से ध्यान देने की है कि हम जब उच्चारण करते हैं तो उनका उच्चारण शुद्ध रूप से करें। जब हम शुद्ध उच्चारण करेंगे तो मात्राएं भी हमारी शुद्ध लगेंगी, उनमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं आएगी। वर्तनी संबंधी जो विसंगति है उसके जो कारण हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। यदि हम उच्चारण ही अशुद्ध करेंगे, गलत तरीके से उच्चारण करेंगे, तो वहाँ फिर हम उसी तरह से मात्राओं का भी प्रयोग कर जाते हैं। विशेष रूप से हर्ष और दीर्घ जो मात्राएं हैं उनमें इस तरह की त्रुटियां होने के जो प्रभाव हैं वो ज़्यादा बने रहते हैं, उनका ध्यान से प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ अन्य विषय जो हमारे लिए वर्ण विचार को समझने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। उनमें है पहले अयोगवा। अयोगवा में हम हिंदी वर्णमाला के अनुसार अनुस्वार तथा विसर्ग को ए के साथ जोड़कर अंग और अह लिखा जाता है। प्रायः इन्हें स्वरों के साथ रखा जाता है क्योंकि इनका उच्चारण स्वरों के साथ ही होता है, जैसे गंगा, चंदा, प्रातः, अतः आदि। परंतु ये स्वर नहीं हैं। संस्कृत में इन्हें अयोगवा कहा गया है क्योंकि ये ए की सहायता से ही बोले जाते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे अनुनासिक। जो स्वर मुख और नाक से बोले जाते हैं वे अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। इनके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जैसे चांद बिंदु होता है उसका निशान इनके ऊपर होता है। नाक की सहायता से बोले जाने के कारण इन्हें अनुनासिक कहा जाता है, जैसे गांव, पाँच, चांद, गांधी, आंगन आदि। चंद्र बिंदु में हम चंद्र बिंदु लगाते हैं, इसको हम नाक और मुख दोनों से बोलते हैं। जो ध्वनि नाक और मुख दोनों से निकलती है उसे हम चंद्र बिंदु कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा अनुस्वार। अनुस्वार में हम बताते हैं कि जिस स्वर के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है और उस उच्चारण कुछ जोर से किया जाता है तथा लिखते समय व्यंजन के ऊपर बिंदी जो अनुनासिक का चिन्ह है उसको लगाया जाता है, उसे अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार में हम देखते हैं कि जहाँ हवा नाक से निकलती है और उच्चारण किया जाता है उसके लिए इस तरह की का जो चिन्ह है वो लगाया जाता है, उसे हम अनुस्वार कहते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा विसर्ग। इस ध्वनि चिन्ह को ऊपर नीचे दो बिंदी लगाकर हम दिखाते हैं। इसका उच्चारण है की भांति किया जाता है। विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों संस्कृत से आए जो शब्द हैं में ही किया जाता है।
जैसे अतः, प्रातः, अंतः आदि। विसर्ग को हम है, जब उच्चारण करते हैं विसर्ग का तो उसमें है की ध्वनि का आभास होता है, इसलिए हम इसका प्रयोग जो तत्सम शब्द हैं उनके साथ ही करते हैं। इसके बाद हमारे आगे आता है हलंत। हलंत जब व्यंजन आधा होता है तो उसके नीचे हम इस तरह का हल लगाते हैं जिसे हलंत कहते हैं। जैसे कि सभी व्यंजनों के नीचे हम लगाते हैं कै, चै, टे आदि, और जब इनमें स्वर मिलाए जाते हैं तब ये पूर्ण रूप को प्राप्त करते हैं। उसके बाद आते हैं जो हमारे आगत हैं, उनमें से है अर्धचंद्र। यह विदेशी ध्वनि जिसे आगत नाम से जाना जाता है, इसका प्रयोग अंग्रेजी भाषा के शब्दों में किया जाता है, जैसे डॉक्टर, ऑफिस, कॉलोनी, कॉफ़ी आदि। जो ऊपर आधा चांद बनाया जाता है, एक तो होता है चंद्र बिंदु जिसमें चांद के ऊपर बिंदी होती है, लेकिन इसमें खाली चांद होता है, इसमें बिंदी नहीं होती है, और ये अंग्रेजी भाषा से अपनाया गया है। इसको हम आगत वर्ण कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे संयुक्त व्यंजनों वर्णों की, व्यंजनों की। और संयुक्त अक्षर जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत सहायक सिद्ध होते हैं और हमारे समय बचाव में भी सहायक होते हैं। उसको हम पढ़ते हैं वर्ण संयोग। वर्णों का मेल कर वर्ण संयोग कहलाता है। श, त्र, ज जो संयुक्त वर्ण हैं, जो कै जमा श मिलाने पर श, तै जमा रै मिलाने पर त्रय और जय जमा ए मिलाने पर जय बनते हैं। जब एक व्यंजन अपने जैसे दूसरे व्यंजन से मिलता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे पक्का, पै कै जमा कै, पक्का। यहाँ पर हम वर्ण संयोग को समझ सकते हैं। और इसमें हमारा आगे आता है वर्ण विच्छेद। शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। इसके ज्ञान द्वारा वर्तनी व उच्चारण की अशुद्धियों से बचा जा सकता है। जैसे हम शब्दों का यहाँ पर देख रहे हैं अचानक, ए जमा च जमा आ जमा न जमा ए जमा कै जमा ए, अचानक। इसी तरह से सवच्छे को हमने किया और इसी तरह से हमने कमल को यहाँ पर देखा। तो इस तरह से हमारा ये वर्ण संबंधी जो हमारा अध्याय है वो आपके सामने हमने समझाने का प्रयास किया है। आशा है आपको समझ में आया होगा। अब हम इसी अध्याय से संबंधित कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं ताकि आप उनका अभ्यास कर सकें और इसके बाद हम आपको हमारी जो पिछली वीडियो में पूछे गए प्रश्न थे उनके उत्तर भी बताएंगे। तो हमारा पहला प्रश्न आता है इसमें, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है पद, वाक्य, शब्द या वर्ण। दूसरा प्रश्न हमारा इसमें आता है, इनमें से कौन सा स्वर नहीं है ए, ओ, उ, जय। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है, इनमें से कौन सा व्यंजन नहीं है कै, च, ट, ए। चौथा प्रश्न हमारा है, स्वर के कितने भेद होते हैं 3, 4, 6 या 7। उसके बाद हमारा पांचवा प्रश्न है, यर, लव व्यंजन कहलाते हैं ऊष्म, अंतस्थ, अनुस्वार, अनुनासिक। अगला प्रश्न हमारा है, जिन स्वरों के उच्चारण में तिगुना समय लगे वे कहलाते हैं स्वर, व्यंजन, मात्रा या प्लुत स्वर। उसके बाद सातवां प्रश्न है, जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़कर ऊष्मा पैदा करती है वे हैं संयुक्त व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या इनमें से कोई नहीं। आठवां प्रश्न, एक से अधिक व्यंजन जब जोड़कर बोले या लिखे जाते हैं तो कहलाते हैं स्वर, व्यंजन, संयुक्ताक्षर या इनमें से कोई नहीं। 9वां प्रश्न, विसर्ग का चिह्न है, इसमें 4 चिह्न दिए गए हैं, इनमें से आप बताएंगे कि कौन सा चिह्न विसर्ग का है। 10वां प्रश्न, व्यंजनों के उच्चारण में सहायता लेनी पड़ती है स्वर की, व्यंजन की, मात्रा की
या किसी की नहीं। 11वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा आयोग वह है? क, ए, अंग, मैं। 12वां प्रश्न है, वर्णमाला का अभिप्राय है वर्णों की माला, वर्ण विचार, वर्णों के समूह को या इनमें से कोई नहीं। 13वां प्रश्न है, स्वर के उच्चारण में सहायता लेनी पड़ती है व्यंजन की, वर्णमाला की, स्वर की या किसी की नहीं। 14वां प्रश्न है, जो चंद्रबिंदु चिन्ह दिया गया है ये क्या है? अनुस्वार का है, मात्रा का है, विसर्ग का है या अनुनासिक का है। और हमारा आखिरी प्रश्न जो है 15वां प्रश्न है, उसमें पूछा गया है कि दीर्घ स्वरों की कुल संख्या है 4, 7, 5 या 11। इनमें से आप अपने प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि आप कितना समझ पाए हैं और उनका उत्तर आपने सही दिया है या नहीं। अब हम बात करते हैं उन उत्तरों की जो हमने कल प्रश्न हमने अपनी भाषा, लिपि और व्याकरण की जो वीडियो थी उसमें प्रश्न पूछा था। पहले प्रश्न का हमारा उत्तर है मन के भावों को बोलकर या लिखकर बताना। दूसरे प्रश्न का उत्तर है 2। तीसरे प्रश्न का उत्तर है 14 सितंबर। चौथे का उत्तर है बोली। पाँचवें का उत्तर है 343वें। छठे का उत्तर है व्याकरण। सातवें का उत्तर है 4। आठवें का है फारसी। नौवें का उत्तर है भाषा के लिखने की विधि को। 10वें का उत्तर है मौखिक भाषा। 11वें का उत्तर है विचारों का लिखित रूप। 12वें का उत्तर है संस्कृत। 13वें प्रश्न का उत्तर है 22। 14वें प्रश्न का उत्तर है 5 और 15वें प्रश्न का उत्तर है लिपि और आखिरी और 16वें प्रश्न का उत्तर है ध्वनियों के आधार पर। इस प्रकार हम हमारे जो कल पूछे गए प्रश्न थे उनके उत्तर यहाँ बता रहे हैं। दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। आशा आपको समझ में आई होगी, अच्छी भी लगी होगी। और जो आज हमने इस वीडियो में वर्ण विचार से संबंधित जो प्रश्न पूछे हैं इनके उत्तर हम हमारी अगली जो वीडियो है शब्द विचार उसके अंत में बताएंगे। धन्यवाद।